अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको किसी की ज़िंदगी पर बीता एक सच्चा वाक़या बताने जा रही हूँ। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी आने वाली तमाम वीडियो अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी माँ बहुत हसीन थी। सुना है कि जब गांव में ब्याह कर आई तो मोहल्ले की औरतें उस हसीन दुल्हन को देखने के लिए टूट पड़ी थीं। अब्बा भी खुश शक्ल थे, पर अपनी दुल्हन से उम्र में 20 बरस बड़े थे। कद काठ ऊंचा था, तभी पुलिस के महकमे में मुलाजमत मिल गई थी। मेरी अम्मा नरमो नाजुक मगर अंदर से फौलाद थी। शादी के बाद अब्बा के मन को भाई तो मियाँ बीवी के हुस्न सलूक से गुजर बसर होने लगी। 1 साल बाद जबकि मैं पैदा हो चुकी थी, अब्बा मेरी वालिदा के मेके उन्हें लेने आए। तब पहली बार अम्मा की एक सौतेली खाला ने मेरे अब्बा के कान में जहरीला जुमला फूंक दिया कि तुम्हारी बीवी की शादी से पहले उसके चचाजाद से खूब बनती थी। बड़ों ने उनका रिश्ता भी तय कर रखा था, मगर ज़मीन के तनाज़े की वजह से भाइयों में दुश्मनी पड़ गई और रिश्ता ख़त्म हो गया। अब ज़रा तुम इसका ध्यान रखना, क्योंकि उसका चचाजाद तो उसकी जुदाई में ऐसा निढाल हुआ कि घर बार छोड़कर मज़ारों पर पड़ा रहता है। सौतेली खाला ने इस वजह से ये बात मेरे अब्बा के कान में डाली क्योंकि उन्होंने मेरे नाना से बुग़्ज़ निकाला था, क्योंकि मेरे नाना ने मेरी माँ का रिश्ता उनके बेटे को ना दिया था। मामला जो भी था, अब्बा के दिमाग में शक का अलाव दहकाने को ये इत्ला काफ़ी थी। सुना है कि तफ्तीशी जहन होने के सबब पुलिस वाले अक्सर शकी हो जाते हैं। वालिद साहब भी उसी माहौल से वाबस्ता थे, लिहाजा वो मेरी माँ पर शक करने लगे। अब्बा का रवैया मेरी अम्मा से सख्त और खुरदरा हो गया। घर से निकलने पर पाबंदी लग गई। उन दिनों अम्मी मेरे भाई को जन्म देने वाली थीं। नाना और मामू 2 बार लेने को आए, मगर मेरे अब्बू ने जाने ना दिया। उसके बाद फिर मेरी माँ कभी मेके ना जा सकीं। अब्बा की ज़्यादती बर्दाश्त करके भी चुप रहती। मोहल्ले में किसी ने कभी कोई ऐसी बात ना सुनी जिससे पता चलता कि मियाँ बीवी के दरमियान कोई रंजिश चल रही है। वक्त गुजरता गया। उन दिनों हम 5 बहन भाई हो गए जब एक रोज़ ये वाक़या हुआ। सुबह उठे तो घर में शोर बरपा था। माँ चीख रही थीं और वालिद उन पर तशद्दुद कर रहे थे। अब्बू ने मिट्टी का तेल छिड़क कर मेरी माँ को जलाने की कोशिश की तो माँ खौफज़दा होकर भागकर पड़ोस में चली गईं। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। अब्बा ने उन्हें बहुत मारा पीटा था। ज़ख्मी हालत में पड़ोसी उनको अस्पताल ले गए। उन्हें माँ से हमदर्दी थी, क्योंकि शादी के 12 बरस तक मेरी माँ ने हर हाल में निभा किया था। वो जानते थे कि ये एक शरीफ और सुघड़ औरत है। गाँव के हेल्थ सेंटर में सिर्फ एक लेडी डॉक्टर थी जो शहर से आती थी। उसने इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी और मोहल्ले वालों ने वालिद को समझाया कि तुमने ये क्या जुल्म अपनी बीवी पर ढाया है, जो तुम्हारे 5 बच्चों की माँ है। आखिर उसको क्यों इस कदर मारा पीटा है? उसका कसूर तो बता दो। अब्बा क्या कसूर बताते? कसूर तो जो कुछ था मेरे अब्बा का ही था। बहरहाल आपस का मामला कहकर इस बात को रफा दफा कर दिया गया। पुलिस थाने तक बात ना पहुंची। कैसे पहुंचती? अब्बा तो खुद पुलिस में थे। माँ की भी बस एक ही गमगुसार थी, या सहेली कह लें, जो पड़ोस में रहती थीं। जब माँ ठीक हो गई तो एक रोज़ अम्मी की दोस्त आईं। उसने कसम देकर सवाल किया, सच सच बताओ कि उस रोज़ किस बात पर झगड़ा हुआ था जो तुम्हारे शोहर ने इस कदर तुमको मारा पीटा, जैसे जान लेने के दर पे हो, जबकि इतना तो कोई शोहर अपनी बदचलन बीवी को भी ना मारता होगा। वो मुझे बदचलन ही गर्दानता है, जबकि मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं सच्ची औरत हूँ और ये मुझे सच बोलने की ही सज़ा उसने दी। खुलकर बताओ मुझे, मैं नहीं समझी इस बात को। क्या खुलकर बताऊँ? एक रोज़ मैं मेके गई। जब मुझे मेरा शोहर लेने आया तो मेरी सौतेली खाला ने उनको बताया कि मुझे बचपन में दादी चचा के बेटे के नाम कर गई थी। क्या जाने मंगनी की रस्म भी हुई हो। बहरहाल इस बात पर मेरे शोहर के दिल में गलतफहमी थी कि मैं जिस लड़के से मंसूब थी वो और मैं जवानी तक एक घर में पले बढ़े थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं बचपन से उसको चाहती हूँ। उनके दिल में यही खलिश दिन रात कचोके लगाती थी और शब व रोज़ बहाने बहाने से ताने देते और मेरा माजी कुरेदना चाहते थे। आखिरकार उस रात उन्होंने मुझे कसम देकर पूछा,
کہ सच सच बताओ, क्या तुम और तुम्हारा कज़न एक दूसरे को चाहते थे? उन्होंने मुझे बच्चों की कसम देकर पूछा था और वादा किया था कि अगर दिल की बात सच सच बता दूंगी तो कुछ ना कहूँगा। मैंने कसम पर यकीन किया, बच्चों की झूठी कसम खाकर अल्लाह को नाराज़ ना करना चाहती थी। तभी सच सच बता दिया कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, क्योंकि बड़े कहते थे कि हम जब बड़े होंगे तो हमारा ब्याह हो जाएगा, लेकिन फिर झगड़े की वजह से ना हुआ। आपसे शादी किस्मत में लिखी थी सो हो गई, मगर कसम खाती हूँ हमारा सिर्फ सोच तक पसंद का रिश्ता था। कभी ना तो एक दूसरे को पसंद जितलाई थी और ना कोई जिस्मानी ताल्लुक था। बस बहन, इतना ही उसने सुना था कि कसम वसम सब भूलकर मेरा शोहर मुझ पर टूट पड़ा। इस कदर मारा कि मेरी हड्डी पसली एक कर डाली। मैंने दुपट्टा मुंह में ठूंस लिया कि शोर से बच्चे ना जाग पड़ें। फिर बावर्ची खाने से जब मिट्टी के तेल की बोतल और माचिस ले आए और मुझे सहन में घसीट कर मिट्टी का तेल छिड़कने लगे कि तुम्हें मैं अभी जला देता हूँ, लगता था उन पर जुनून सवार है। तभी मैं दौड़कर पड़ोस में चली गई और जान बचाई। मेरी माँ की दोस्त हैरान होकर उनकी बात सुन रही थीं। ये दोनों बरामदे में बैठी थीं जबकि मैं बावर्ची खाने में आटा गूंद रही थी। मैंने सारी बात सुनी। यूं मुझे पता चल गया कि क्या मामला हुआ था। जिस दिन सौतेली खाला ने अब्बा को ये बात बताई थी, उस दिन के बाद से 12 साल तक माँ दोबारा मेके ना गई थी, कभी घर से कदम ना निकाला। शोहर की वफादार खिदमत गुजार रहीं, अतात में कभी कोई कमी ना लाई थीं, कभी अपने बाप से भी शिकवा ना किया। अम्मा तो कब की अपने चचाजाद को भूल भाल गई थीं, लेकिन ये अब्बा के जहन की खराबी थी कि वो हर लम्हा उनको भूला हुआ माजी याद कराते रहते थे। अब्बा बहुत शकी आदमी थे, उनके जहन से ये बात चिपक कर रह गई थी कि उनकी बीवी के इश्क में चचाजाद दीवाना था तो ज़रूर मेरी बीवी भी उसको चाहती होगी। तो शादी से कबल मंसूब हो जाने पर लड़के या लड़की के दिल में पसंदीदगी के जज्बात जन्म ले लेते हैं, मगर ये कोई ऐसा जुर्म तो नहीं कि जिसकी सज़ा किसी को उम्र भर मिलती रहे। पर माँ को इस बात की सज़ा उम्र भर मिलती रही। हमने अपने बचपन में नामालूम वजह के बायस हर वक्त कशीदगी और झगड़ा देखा था। तभी हम सब बहन भाइयों को सख्त कोफ्त और उलझन होती थी। माँ और बाप के दरमियान तनाव से बच्चों को कितनी जहनी अजियत होती है, ये कोई क्या जाने। मेरे दूसरे बहन भाई भी इतने बाशऊर हो गए थे कि उस झगड़े का सबब जानने की सही करते थे। एक रोज़ माँ ने तंग आकर कह दिया कि मुझसे ना पूछा करो, अपने बाप से पूछो क्यों उसने इस घर को जहन्नुम बना रखा है, क्यों मुझसे झगड़ा करता रहता है। तभी अब्बू ने हम बच्चों को एक निहायत भयानक किस्म की कहानी सुनाई कि शादी से कबल तुम्हारी माँ का किरदार ठीक ना था, ये अच्छी औरत नहीं है, उसको अपने चचाजाद से प्यार था जो उसके इश्क में फ़कीर बन गया है और मज़ार पर पड़ा रहता है। गांव में आज भी वो तुम्हारी माँ के इश्क का जिंदा इश्तिहार है। उसके बाद अब्बा की तो शर्म जाती रही। वो निहायत बेहुदा और लुच्चड़ किस्म के इल्ज़ामात हम बच्चों के सामने हमारी माँ पर लगाते और हमारी माँ हम सब के सामने शर्मिंदा हो जाती। कच्ची उम्र थी तो मेरे भाई ने इन बातों का बहुत गहरा असर लिया। रफ्ता रफ्ता मेरे भाई के शऊर में वो जहर सरायत कर गया जो वालिद ने उसके कच्चे जहन में घोल दिया था कि तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं है, तुम्हारी माँ का कोई यार भी है जो उसके इश्क में पागल फिरता है। हमारी माँ बेचारी तो जीती थी ना मरती थी। औलाद अब जवान हो रही थी, वो औलाद के सामने अपनी सफाई भी पेश ना कर सकती थी। और किस बात की सफाई पेश करती, जिसने कोई कसूर ही ना किया हो, वो क्या अपनी सफाई पेश करे। इन सारी बातों का असर हम पर यह हुआ कि हमें अब किसी रिश्ते पर एतमाद ना रहा, किसी से कोई प्यार ना रहा। एक रोज़ वालिद ड्यूटी से घर आए तो अम्मा से मुखातिब हुए कि आज तो मैं तुम्हारे मनहूस चचाजाद का दीदार करके आया हूँ जो तुम्हारे इश्क में पागल होकर मलंग बन गया था। तुम्हारे मेके के गांव जाना हुआ था, वहाँ कोई कत्ल हो गया था, उसी सिलसिले में वहाँ गया। थाने में कुछ नशेई लाए गए, उनमें तुम्हारा चचाजाद भी था जिसको नशा करने की वजह से झगड़ने पर पुलिस पकड़ कर लाई थी। मैंने तो छितर लगवा कर उसका काम ही तमाम कर दिया, मगर मेरे दिल में लगी आग फिर भी ठंडी नहीं हुई। अम्मा तो सदा की बेजुबान थीं, हर बात का जवाब खामोशी में दिया करती थीं। आज भी कुछ ना बोली, जैसे उनको इस बात से कोई वास्ता ना हो।
والد کو ان کی خاموشی بھی پسند نہ آئی اور زیادہ تیش دلانے کے لیے ماں کو اول فول بکنے لگے کہ یار سے اتنی بھی ہمدردی نہیں جو اس کی موت پر ایک آنسو ہی گرا دو. یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ تیرا یار تو ملنگ بنا پھرتا تھا اور تو پتھر ہے بھائی. اس پر میری ماں سسک سسک کر رونے لگیں. ظاہر ہے جوان اولاد کے سامنے اتنی بے عزتی کون عورت برداشت کرتی ہے. میری ماں تو اپنی بدنصیبی پر روئیں. ابا نے بھائی کو پکارا اور کہا دیکھا نا بیٹا کیسے تیری ماں اپنے یار کے مرنے کا سن کر بین کرنے کو ہے, دیکھ کیسے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے. بھائی پاس ہی بیٹھا اپنا جوتا پالش کر رہا تھا. اس کی عمر ایسی تھی جس میں ہوش کی بجائے جوش کا زیادہ دخل ہوتا ہے, سو وہ ابا کی باتوں پر یکدم طیش میں آ گیا. جنونی انداز میں اٹھا اور منہ سے ایک لفظ نکالے بغیر ابا کا پستول نکال کر لے آیا اور اندھا دھند فائر کھول دیا. ماں کی کھوپڑی کے ٹکڑے اڑ کر دور جا پڑے. جب وہ خون میں لت پت گر گئیں تو اس نے اپنا رخ ابا کی طرف کر لیا اور ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا. ہم باقی بہن بھائیوں نے جو منظر دیکھا تو خوف سے کمرے میں گھس کر چاروں نے اندر سے کنڈی لگا لی. اس قدر خوفناک منظر تھا کہ میری چھوٹی بہن تو بے ہوش ہو گئی. فائر کی آواز پر پڑوسی آ گئے اور صحن میں جھانکا. ایسا منظر خدا کسی کو نہ دکھائے. انہوں نے پولیس کو اطلاع کی. بھائی نے رضاکارانہ طور پر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور سلاخوں کے پیچھے چلا گیا. چچا ہمیں اپنے گھر میں لے آئے, میری شادی اپنے بیٹے سے کر دی. ماں اور باپ کی وفات کا تو ہمیں بہت غم تھا, لیکن زیادہ غم تو مجھے اپنے بھائی کا تھا جس کے ہاتھوں ناحق میری ماں کا قتل ہو گیا. ماں باپ کے ساتھ زندگی پریشان کن تھی تو ان کے بعد بھی عذاب تھی. چچا چچی نے چھوٹے بھائی سے اتنا برا سلوک کیا کہ وہ گھر سے بھاگ گیا. ایک بہن کو میں نے اپنی دیورانی بنا لیا اور دوسری بہن کو چچا نے گاؤں میں کسی سے بیاہ دیا, مگر شادی کے 3 سال بعد طلاق لے کر وہ بھی لوٹ آئی. ایسے ماں باپ کے بعد اولاد کا حشر برا ہوتا ہے جن کے گھر لڑائی جھگڑا رہتا ہے. عورت جتنی کوشش کرے, اولاد کی خاطر قربانیاں دے یا اس کی اچھی پرورش کرنے کی صحیح کرے, جب تک باپ ساتھ نہ دے اکیلی ماں اولاد کی زندگی نہیں سدھار سکتی. ہماری ماں تو بیچاری شوہر کے شک و شبہوں کی نظر ہو گئی. ہماری بدقسمتی نے پھر بھی ہمارا پیچھا نہ چھوڑا. جس بہن کو میں دیورانی بنا کر لے کے آئی تھی اس کے شوہر نے بھی اس پر ستم ڈھانا شروع کر دیے. وہ بھی میری بہن پر شک کرنے لگا. اسی روش پر چل پڑا جس پر میرے والد تمام عمر چلتے رہے اور میری والدہ کو اپنے ستم کا نشانہ بناتے رہے. یہ خون کا ہی تو اثر تھا, کیونکہ وہ بھی تو میرے والد کا بھتیجا تھا. ہر وقت میری بہن کو تانے دیتا تھا کہ تو بدچلن ماں کی بیٹی ہے اور خود بھی بد کردار ہے. میری بہن بے قصور تھی اور حساس تھی. زیادہ دیر یہ ستم نہ سہ سکی اور اس نے کیڑے مار دوا پی کر خودکشی کر لی. والدین کے بعد تمام بہن بھائیوں کا دکھ دل میں لیے جی رہی ہوں اور اپنے گھر میں خوش ہونے کے باوجود اداسی کے حصار میں گھری رہتی ہوں. شک کا کیڑا انسان کی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے. جس گھر میں ہر وقت والدین لڑتے جھگڑتے ہیں بچوں کی زندگیوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے. اپنی زندگی کو بھی تباہ کرتے ہیں اور بچوں کی زندگیوں کو بھی عذاب بنا دیتے ہیں.